बानी और गर्व दोनों अलग हो जाते हैं। अरे अनुष्का बहू, ये रोटियां अभी तक यहाँ पर क्यों पड़ी है? तूने एक्स्ट्रा की रोटी बनाई क्या? नहीं माँ जी, ये रोटियां एक्स्ट्रा की नहीं है, बल्कि देवर जी के हिस्से की रोटियां हैं। आजकल वो अपने कमरे में ही रह रहे हैं। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने और अभी खाना भी नहीं खाया। हे भगवान, ये तो क्या बोल रही है बहू? मिथिला बहुत घबरा जाती है और वो खाना लेकर गर्भ के कमरे में चली जाती है। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्या बात है? बस यूं ही माँ, वो मैं सुबह वॉक करने गया था, तभी मैंने बाहर ही खा लिया था, इसीलिए मुझे भूख नहीं है। नहीं गर्भ बेटा, मेरा मन बोल रहा है कि कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहा है। ओफो माँ, आप भी ना खामखा चिंता करती रहती हो। मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगा ना, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। पक्का ना बेटा? हाँ माँ, पक्का। इतना कहकर मिथिला वहां से चली जाती है और एक दूसरे से दूर रहकर बानी और गर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या सच में गर्व सच कह रहा था? जितना मैं उसे जानती और समझती हूँ, वो वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है। दिमाग कह रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन दिल तो ये कह रहा है कि उसकी बातें सच है। क्या करूं? बानी खुद को रोक नहीं पाती और उसका गर्व के प्रति प्यार उसे उस तक खींच ही लेता है। बानी, मैं जानता था बानी कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मेरा प्यार तुम्हें मुझ तक लेकर ही आएगा। सॉरी बानी, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। नहीं गर्व, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने तुम पर इतना बड़ा आरोप लगाया, ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आई लव यू गर्व। आई लव यू टू बानी। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में गर्व एक सीए की इंटर्नशिप में लग जाता है, जिससे वो पैसे भी कमाने लगता है। फिर एक दिन, पंडित जी, जल्दी से देखिए और बताइए कि हमारे गर्व और बानी की शादी के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? हाँ पंडित जी। हे भगवान, ये तो गजब हो गया। क्या हुआ पंडित जी? गर्व और बानी की कुंडली को देखकर जो मुहूर्त आ रहा है, वो केवल आने वाले 2 हफ्ते तक का है। और अगर इन 2 हफ्तों में उनकी शादी नहीं कराई, तो आने वाले 3 सालों में बानी और गर्व के जीवन में साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। फिर सीधे 3 सालों के बाद का ही मुहूर्त है। क्या? तो इसका मतलब हमें हमारी बच्चों की शादी आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ही करनी होगी? हाँ मिथिला जी। हे भगवान, अब क्या करे वसुधा जी? हमें दोनों बच्चों की शादी करानी ही होगी, वरना बेवजह उन दोनों का भविष्य खतरे में चला जाएगा। लेकिन गर्व तो अभी पढ़ रहा है और इंटर्नशिप से थोड़े बहुत ही पैसे कमा लेता है। फिर ऐसे में कोई बात नहीं मिथिला जी, गर्व ने मुझे और इंद्रेश जी को वादा किया है कि वो सीए तो बनकर ही दिखाएगा और उसकी बातों पर हमें पूरा विश्वास है। और सबसे जरूरी बात, हमारी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ वसुधा जी, वो तो है। इस तरह से मुहूर्त के कारण बानी और गर्व की शादी जल्दी में हो जाती है और इस दौरान अनुष्का कुछ भी नहीं कर पाती। एक पल में ही ये सब क्या हो गया? दोनों एक हुए तो हुए, लेकिन इस कदर। आखिरकार ये मेरी देवरानी बन ही गई। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली। इसे तो मैं अब भी घर के बाहर निकाल कर ही रहूंगी। अब अनुष्का अपनी देवरानी के साथ ठीक से पेश नहीं आती। अरे ओ देवरानी साहिबा, आज तुम्हारी छुट्टी है, इसीलिए तुम ही सारा काम करोगी। आराम आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अनुष्का बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? हफ्ते भर तो ये बेचारी जॉब पर ही काम करती है, एक दिन ही छुट्टी का मिलता है और उस दिन भी तू इससे काम करवाना चाहती है। रोज तो ये तेरा आधा काम तो करके ही जाती है ना, फिर ऑफिस जाकर बाहर का भी काम संभालती है। रहने दीजिए माँ जी,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा काम कर लूंगी भाभी, आप बेफिक्र रहिए। चलो अच्छी बात है। इतना कहकर अनुष्का अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अरे बानी बहू, तू अपनी जेठानी के दबाव में मत आ। यह अनुष्का पहले से ही ऐसी है। लेकिन माँ जी, अगर वो पहले से ही वैसी है तो मैं भी उनकी तरह नहीं बनने वाली। अब जाने दीजिए, उनके कर्म उनके पास, और ये काम थोड़ी ना बाहर वालों के लिए है। ये काम तो मुझे अपने घर वालों के लिए करना है, तो क्या फर्क पड़ता है। सच में बहू, अनुष्का के आने से तो मेरे भाग ही फूटे थे, लेकिन तेरे आने से मेरे भाग ही खुल गए हैं। तुझ जैसी बहू भगवान जी हर सास को दे। शुक्रिया माँ जी। फिर वाणी सारा काम करने लगती है। फिर रात में जब कर पानी पीने के लिए उठता है, तभी वो रजत और अनुष्का के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। अरे क्या घूमने चलो की रट लगा के रखी है तुमने। मेरा तुम्हारे साथ कहीं भी जाने का मन बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मुझे बख्श दो और बार बार ये एक ही राग आलापना बंद करो। सच में तुम बहुत बदल चुके हो रजत। एक तुम्हारा छोटा भाई है और एक तुम हो। अरे देवर जी को देखो जरा, बानी और उनकी शादी हाल ही में हुई है और उन दोनों में कितना प्यार है। वो दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है। हाँ नहीं है, तुम्हारे साथ रहता हूँ उसी का शुक्र मना। और अब आज के बाद इस विषय पर मुझे कोई चिक चिक नहीं चाहिए, समझ गई ना। अनुष्का और रजत के झगड़े देखकर गर्ग बहुत चिंता में पड़ जाता है और फिर वो अगले दिन ये सारी बातें बानी को बताता है। क्या? हाँ बानी, भैया और भाभी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मुझे तो उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। हाँ गर्व, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं भैया से बात करता हूँ। नहीं गर्व, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बात उन दोनों के बीच में है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा हो और बस कल रात को ही झगड़ा हुआ हो। और झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता। हाँ बानी, लेकिन कल के उनके झगड़े को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई मामूली झगड़ा है। खैर, तुम सही हो, हमें दो लोगों के बीच में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। और मैं तो भैया से छोटा हूँ, तो मेरा उनसे इस बारे में बात करना भी सही नहीं होगा। अब बानी के आने से घर में अनुष्का को कोई पूछता भी नहीं और इस हालत में वो अब हर समय गुस्से में ही रहने लगती है। अरे भाभी, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। रजत भैया ने तारीफ की या नहीं? चुप रहो बानी, मेरा मूड आज बात करने का बिल्कुल भी नहीं है। जाओ, जाकर अपना काम करो। लेकिन भाभी, अनुष्का वहां से चली जाती है। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। पिछले 2 दिनों से ये कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ करने लगी है। भगवान करे कि भैया और भाभी के बीच में सब कुछ ठीक हो। फिर एक दिन, अरे वाह बानी, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही मजेदार होता है और तुम घर और बाहर दोनों जगह को बखूबी निभाती हो। और ये बात तो एकदम कमाल की है। धन्यवाद माँ जी, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बुज़दिल होने की भी हद होती है माँ जी, और आप तो वो भी पार कर रही हो। इतने सालों तक मैंने आप सबको इतने पकवान बना बना कर खिलाए हैं, लेकिन तब आप सबके मुंह से मेरे लिए तारीफ कभी नहीं निकली। और अब बानी के लिए बराबर तारीफ निकल रही है। और इन सब से यही समझ आता है कि आप लोग कितने एहसान फरामोश हो, और खास करके आप माँ जी। अपनी जबान संभाल कर बात कर अनुष्का। अरे शुरुआत से लेकर आज तक तेरे मुंह पर बस 12 ही बजे हुए होते हैं। तूने कभी कोई अच्छा काम किया है क्या? कभी किसी की इज्जत की है? कभी किसी के साथ खुशी से पेश आई है क्या? नहीं ना, तो क्यों करेंगे हम तुझ जैसी नालायक औरत की तारीफ। अरे माँ जी, जाने दीजिए ना, शाम के समय मत झगड़िए। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है बानी। ये जो अच्छाई की मूरत बन के फिरती हो ना तुम, ये नाटक करना बंद कर दो। ए अनुष्का,
खबरदार जो मेरी बहू को कुछ भी बोला तो। हे भगवान, माँ जी आप तो चुप हो जाइए। और भाभी प्लीज घर में शांति रखिए। पापा जी के आने का समय हो गया है और उन्होंने आप दोनों को ऐसे देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे। अब अनुष्का गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं फिर भी अपनी चाल चलूंगी। अगले हफ्ते गर्भ की सीए की एग्जाम है, लेकिन मेरे होते हुए वो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। फिर जब गर्भ की एग्जाम होती है उस दिन अनुष्का सबके उठने से पहले ही गर्भ की गाड़ी के पेट्रोल की टंकी में होल कर देती है। अब आएगा मजा। एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले ही गर्भ की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा और फिर वो एग्जाम दे ही नहीं पाएगा और उसके बाद टूटेगी उसकी और बानी की शादी। फिर गर्भ उसी गाड़ी में सवार होकर एग्जाम देने के लिए निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचने पर उसकी गाड़ी रुक जाती है। ओ गॉड, ये क्या हुआ? सारा पेट्रोल खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, ऑनलाइन मैप पे देखता हूँ कि आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या। लेकिन जब वो अपना फोन देखता है तब नेटवर्क जा चुका होता है और वो अब एग्जाम के लिए दौड़कर जाने लगता है। नहीं गर्व, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। तुझे सीए तो बनकर ही रहना है। इतनी दूर तक आया है तू, खाली हाथ जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जीत हासिल करने के लिए। गर्व हिम्मत नहीं हारता और वो दौड़ते हुए एग्जाम हॉल तक पहुंच जाता है और आखिरकार वो एग्जाम दे ही देता है। फिर रात में जब ये बात अनुष्का को पता चलती है तभी, अरे नहीं, मेरी तो ये चाल भी नाकामयाब हो गई। अगर ये सच में सीए बन गया तो नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब अनुष्का बहुत परेशान हो जाती है। ये सब क्या है अनुष्का? अरे तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे रूम में आने से पहले पूरा रूम ठंडा चाहिए, तो एसी ऑन करना कैसे भूल गई तुम? और आज भी तुमने मेरी अलमारी की सफाई नहीं की है। अरे करती क्या हो तुम दिन भर? बस आराम फरमाना आता है तुम्हें। माफ करना रजत, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आज मैंने ये काम नहीं किए। अरे बंद करो अपना ये नाटक, बस बहाने देना आता है तुम्हें, कामचोर कहीं की। अनुष्का और रजत के बीच बढ़ते तनाव को देखकर बानी और गर्व की चिंता भी बढ़ जाती है। वही कुछ दिनों के बाद गर्व का रिजल्ट आ जाता है और वो सीए बन ही जाता है, जिससे घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और उसी दिन अनुष्का और रजत की शादी की सालगिरह भी होती है, लेकिन वो बेचारी उदास बैठी होती है। आज मेरी शादी की सालगिरह है, लेकिन मैं रजत से क्या ही उम्मीद रखूं? जो आदमी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, वो मुझे सालगिरह की बधाई क्या ही देगा? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। उतने में वहां पर रजत आता है और वो उसे एक गिफ्ट देता है। शादी की सालगिरह मुबारक हो मेरी जान। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। रजत मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं अनुष्का, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। और मुझे माफ कर दो अनुष्का, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे बानी और गर्भ ने समझाया कि मैं कितना गलत हूं और मुझे तुम्हें प्यार और समय देना चाहिए। बाकी चीजों का गुस्सा में तुम पे ना उतार कर तुम्हारे साथ अपना सुख दुख बांटना चाहिए। क्या? सच में? शुक्रिया रजत, तुम्हें भी ये सालगिरह बहुत मुबारक हो। अब अनुष्का को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। फिर वो बानी और गर्व के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन आज जब रजत ने मुझे ये बताया कि तुम दोनों के कारण ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, तब मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जिन लोगों को मैं अलग करना चाहती थी, आज उन्हीं के कारण मैं और मेरे पति फिर से एक हो पाए हैं। मैं आप दोनों से तहे दिल से माफी मांगती हूँ।
प्लीज भाभी, आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए। आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमें खुशी तो इस बात की है कि आपको आखिर में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हाँ भाभी, आपकी आंखों से और बातों से ये साफ झलक रहा है कि आपको वाकई में आपकी गलती का एहसास हो गया है। अब बताइए, अब तो आप अपनी देवरानी को अपनाओगी ना? हाँ वानी, बिल्कुल अपनाऊंगी। तो दीजिए मुझे एक जोर की झप्पी। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। घर आने के बाद कार्तिक कांता को सारी बातें बताता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, आ गया मुन्ना, अच्छा हुआ, ये देख, तुझे देखने के लिए लड़की वाले आए हैं। क्या? आओ ना बेटा, बैठो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। हेलो कार्तिक, मैं शनाया। हाय शनाया। भैया, शनाया आपको पसंद आई या नहीं? मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। मेरी सहेली जो है। ये सब देखकर कार्तिक एकदम हैरान रह जाता है और आखिरकार रिश्ता पक्का भी हो जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद, अरे माँ, कम से कम आप मुझे बता तो देती कि मुझे देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, और आपने ये फैसला इतनी जल्दी कैसे ले लिया? लेकिन मुन्ना, तू तो दूसरी शादी के लिए राजी था ना, तो फिर अब क्या हुआ? और नहीं तो क्या। चलिए भैया, अब ज्यादा नखरे मत कीजिए, बस अब शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मैं शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। तेरे और उस दीपिका के तलाक के बाद ही ये शादी हो पाएगी, लेकिन उससे पहले हम सगाई कर लेंगे। क्यों मनोहर जी? तुम्हें जो करना है करो कांता, और तुम तो मुझे ऐसे पूछ रही हो जैसे कि मेरी सारी बातें मानती हो। अरे आप फिर से शुरू मत हो जाइए, अभी जाइए आप ना वो दोस्तों के पास ही सही हो, वहीं पे चले जाइए। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं माँ, अब जल्द ही घर में एक नई बहू आएगी, और वो भी मेरी सहेली ही होगी। लेकिन जब दीपिका को कार्तिक की शादी के बारे में पता चलता है, तभी उसे बहुत दुख होता है। लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। कितनी उम्मीदों के साथ मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन वहां उसने क्या क्या कह दिया। मुझे तो अब उसका नाम लेने में भी घिन आ रही है। बहुत नफरत हो रही है मुझे उससे। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन तू बार बार उसके बारे में मत सोच बेटी। हाँ माँ, जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, तो मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। मैंने पिछले हफ्ते जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसका इंटरव्यू ऑनलाइन दिया था, उसमें मैं सिलेक्ट हो गई हूँ माँ। क्या? अरे वाह बेटी, बधाई हो। ऐसी ही तरक्की करती रहे। हाँ माँ, अब 10 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग भी है। बहुत बड़ी कंपनी है वो। क्या बात है बेटा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अभी जाकर कान्हा जी के लिए माखन का भोग चढ़ा कर आती हूँ। हाँ माँ। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। वहाँ कार्तिक और शनाया की सगाई होने वाली होती है, और यहाँ दीपिका की जॉब का पहला दिन होता है। वो अपने जॉब के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसे कार्तिक की पड़ोसन मिलती है। अरे दीपिका बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? हम तो 4 दिन पहले ही गांव से आए हैं, लेकिन तू हमें वहां पर नहीं देखी बेटा। आखिर कहाँ पर थी तुम? वो निर्मला काकी, अब मैं वहां पर नहीं रहती। अब नहीं रहती मतलब ये है कि मैं और कार्तिक एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा उस घर से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। हे भगवान, ये सब तुम क्या बोल रही हो बेटी? लेकिन ये सब कैसे हुआ? वो दरअसल, फिर दीपिका निर्मला को सारी सच्चाई बताती है कि किस कारण से वो झगड़ा हुआ और दीपिका को ससुराल छोड़ना पड़ा। बाप रे दीपिका, मैं उस दौरान गांव गई थी। अभी 4 दिन पहले ही आई हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। तभी मैं सोचूं कि आज घर की सजावट क्यों हो रही है।
इसका मतलब कार्तिक की दूसरी लड़की के साथ आज सगाई होने वाली है। हाँ काकी, अब मैं अपनी माँ के पास ही रहती हूँ और आज मेरी नई जॉब का पहला दिन है। बहुत खूब बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुमने वो लड्डू नहीं फेंके होंगे, क्योंकि तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। शुक्रिया काकी जी, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। अरे क्यों नहीं करूंगी बेटा, तुम तो अपने पड़ोसियों के लिए भी दिल में कितना प्यार रखती हो, तो घर वालों के लिए कितना करती होगी। और निधि ऐसी हरकत करेगी, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खैर, इन सब में उन लोगों का ही नुकसान है। उन्होंने एक हीरे जैसी बहू को खो दिया आज। हाँ काकी जी। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे मिलती रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शुक्रिया काकी जी। फिर रात में, अरे कांता बहन, शनाया कब से तैयार होकर बैठी है, अभी तक कार्तिक का पता भी नहीं है। पंडित जी भी अभी 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। हाँ पता है जया बहन, लेकिन पता नहीं मुन्ना कहाँ पर रह गया। वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। ओह नो, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। बस कार्तिक जल्दी से आ जाए और आज हमारी सगाई हो जाए। अरे घबराओ मत बेटी, वो आता ही होगा, कार चला रहा होगा। हे भगवान, बस आज कोई गड़बड़ ना हो जाए और आज भैया और शनाया की सगाई हो जाए। उधर दीपिका भी अपने ऑफिस से घर लौट रही होती है और तभी उसे सुजाता का फोन कॉल आता है। अरे दीपिका बेटा, कहाँ रह गई तू? बाहर कितनी तूफानी बारिश हो रही है, शहर के सारे रास्ते में पानी भी भर चुका है। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ के एरिया में इतना पानी नहीं भरा हुआ है और आप न्यूज देखकर अपना बीपी हाई मत कीजिए। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और अभी थोड़ी ही देर में घर पहुंच भी जाऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। एक तो आज तेरा व्रत है और तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ, जल्दी से आ जा। मैंने गर्मा गर्म खाना बना के रखा है। हाँ माँ, मैं रास्ते में ही हूँ। दीपिका रास्ते से चलने लगती है कि तभी उसे खाली पेट रहने की वजह से चक्कर आती है और वो वहां पर सड़क के बीचों बीच बेहोश हो जाती है। इत्तेफाक से कार्तिक भी उसी रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए आता है और वो दीपिका को बीच रास्ते में बेहोश देखकर घबरा जाता है। दीपिका, दीपिका, ये तुम्हें क्या हो गया? अरे ये तो बेहोश हो चुकी है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर कार्तिक दीपिका को अपनी बाहों में उठाता है और वो उसे लेकर घर पहुंचता है, जहां पर उसे देखकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है मुन्ना? तूने इस लड़की को यहाँ पर क्यों लाया है? माँ, इतनी भी बुजदिल मत बनिए। अब देख नहीं रही क्या कि ये बेहोश हो चुकी है और इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। पर बेटा, ये तुझे कहाँ मिली? सड़क पर बेहोश हो पड़ी थी पापा। ये सब इसका नाटक है, जानबूझकर भैया की गाड़ी के सामने बेहोश हो गई है ताकि ये फिर से इस घर में आ जाए और भैया की सगाई रोक दे। चुप रहो निधि। और मुन्ना, तूने इसे यहाँ लाकर एकदम सही किया है। जा, इसे कमरे में लेकर जा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ पापा। फिर मनोहर डॉक्टर को बुलाता है और वो दीपिका को इंजेक्शन और दवाइयाँ देता है। इन्हें बहुत तेज बुखार है और अगले 15 घंटों तक इन्हें अकेला मत छोड़िए और थोड़ा हल्का खाना खिलाकर इन्हें दवाइयाँ दे दीजिए। ठीक है डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कांता बहन, अब तक हमने बहुत तमाशा देख लिया, लेकिन अब हमें इस घर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। और नहीं तो क्या, चलो यहाँ से माँ। अरे रुक जाइए जया बहन, ये चली जाएगी यहाँ से, हम सगाई कर लेते हैं। शनाया, रुको ना शनाया, गई भैंस पानी में। ये सब इस भाभी की वजह से ही हुआ है माँ। हाँ निधि, उसे अब ठीक होने दे, फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। उस लड़की का बदन तप रहा है
और वो कोई नाटक नहीं कर रही। तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। इतना कहकर मनोहर वहां से चला जाता है। माँ, अब फिर से भाभी इस घर में रहकर भैया को हमसे दूर कर देगी। मुझे तो अभी से बहुत घबराहट हो रही है माँ। तू घबरा मत निधि, मैं हूं अभी जिंदा। अब इस घर में या तो ये लड़की रहेगी या फिर मैं रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आखिर मेरा मुन्ना किसे चुनता है। नहीं माँ, ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि भावनाओं में बहकर भैया गलत फैसला ले लेते हैं। आप ऐसा कुछ करना जिससे भाभी ही यह घर छोड़कर चली जाए। इधर कार्तिक सुजाता को फोन करके सारी बातें बताता है कि दीपिका उसी के साथ है और वो रात भर जागकर दीपिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। फिर अगली सुबह पड़ोसन निर्मला मनोहर को फोन करके बुला लेती है। क्या हुआ निर्मला भाभी, आपने मुझे इतनी सुबह सुबह फोन करके क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है मनोहर भाई साहब। क्या दिखाना है भाभी? फिर निर्मला मनोहर को एक फुटेज दिखाती है जिसमें निधि ने ही वह लड्डू बाहर फेंके होते हैं। ये क्या? ये तो निधि ही है। हाँ भाई साहब, कल मुझे दीपिका मिली थी और उसने मुझे सब कुछ बताया और मुझे पूरा यकीन था कि दीपिका जैसी दिलदार लड़की ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। और हमारे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए मैंने रात भर बैठकर उस हफ्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए और देखिए, ये रहा सबूत। मुझे भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि दीपिका ने ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा। धन्यवाद भाभी जी, आपके कारण अब मेरे बेटा बहू फिर से एक हो जाएंगे और आज आप ही के कारण मेरे बेटे की शादी टूटने से बच गई। धन्यवाद मत कीजिए भाई साहब, हम इतने सालों से पड़ोसी रहे हैं और आपका बेटा बहू मेरे भी बेटा बहू ही हुए ना, इसलिए आपको ये सच्चाई बताना मेरा फर्ज था। जी भाभी जी। अब जाइए, जल्दी से जाकर सबको ये फुटेज दिखाइए और बचा लीजिए दीपिका और कार्तिक की शादी को। फिर मनोहर घर आता है और सबसे पहले वो निधि को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। मनोहर जी, सुबह सवेरे आखिर कौन सा नशा करके आए हो आप, जो अपनी ही बेटी को बेवजह मार रहे हो? अरे इस लड़की ने जो भी किया है ना, उसे देखकर तुम भी इसे मारोगी। ये देखो, तुम्हारी बेटी ने ये क्या गुल खिलाया है। फिर मनोहर घर में सबको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब निधि ने ही ये सब किया था? तेरी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई निधि? वो फुटेज देखकर कांता भी अब निधि को एक थप्पड़ मारती है। देखा, मैंने कहा था आप सबको, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं किया। माफ कर दे बहू, हमसे गलती हो गई। अरे मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ही ऐसा कुछ कर सकती है। अरे गुस्से में तू इतनी अंधी हो गई कि तुझे सही और गलत के बीच का फर्क ही नहीं समझ आया। ये सब तूने बहुत गलत किया है निधि, और इसकी अब सजा यही है कि ये इस घर में नहीं रहेगी। कांता बिल्कुल सही कह रही है। अब हमारे लिए तू मर चुकी है, क्योंकि तूने अपने ही परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। अरे कम से कम एक बार अपने भैया की खुशियों के बारे में तो सोच लेती निधि। आखिर ये सब करके तुझे क्या मिला? मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैंने ये सब जलन और गुस्से के मारे किया है, क्योंकि मुझे भाभी से नफरत होने लगी थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो भैया को हमसे अलग करना चाहती है। इसीलिए मैंने उन्हें ही हम सबसे अलग करने के लिए ये चाल चली। बेशरम कहीं की, बताते हुए भी तुझे ये शर्म नहीं आती क्या? मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन एक आखिरी मौका दे दो मुझे। मैं सच में अपनी सारी गलतियां सुधारूंगी, लेकिन प्लीज माँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो। नहीं निधि, अब तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। चल निकल जा यहाँ से। लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फिर निधि घर से बाहर जा ही रही होती है कि तभी दीपिका उसे रोक लेती है। रुक जाओ निधि,
तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन बहू, नहीं माँ जी, मुझसे पहले ये घर निधि का है और निधि ने जो भी किया है वो गलत था और उसे इस बात का एहसास हो चुका है। गलतियां तो हम सबसे होती है माँ जी, और अगर बड़े ही छोटों को गलतियां सुधारने का मौका नहीं देंगे तो कौन देगा माँ जी? निधि, तुम यहीं पर रहोगी, लेकिन तुम्हें एक अच्छा इंसान बनकर दिखाना होगा। हाँ भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी किसी के लिए मन में बुरे भाव नहीं रखूंगी और हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहूंगी। इस तरह से दीपिका के कहने पर सभी लोग निधि को माफ कर देते हैं और निधि भी अब सुधर कर सबके साथ अच्छे से रहने लगती है। अंगद और प्रीति दोनों फौरन शनाया के कॉलेज पहुंचते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि शनाया ने एग्जाम में चीटिंग की है। क्या? जी हाँ, शनाया ने आज की एग्जाम में कॉपी करने के लिए चीट्स लाए थे। जब एग्जामिनर को डाउट आया तो उन्होंने चेक किया और शनाया के पास से चीट्स निकले। ये सब क्या है शनाया? तुम तो इतनी स्कॉलर थी, 10th स्टैंडर्ड में तुम्हें 92% आए थे और आज जब तुम 11th के एग्जाम दे रही हो तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हाँ शनाया, ये तुमने बहुत गलत किया है। सॉरी मम्मा, सॉरी पॉप्स। फिर शनाया की प्रिंसिपल प्रीति और अंगद से अकेले में कुछ बातचीत करती है। देखिए, शनाया पिछले कुछ दिनों से कॉलेज भी नहीं आ रही। बहुत से लोगों ने उसे कैफे और पार्क में अकेले देखा है। क्या? ये सब सुनकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी शनाया ऐसे भी कर सकती है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप दोनों का तलाक हो चुका है और आप दोनों के अलग होने के कारण ही शनाया पर इतना बुरा असर हो रहा है और इसीलिए वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही। और मैं जानती हूँ कि आप दोनों अब एक साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन मेरे ख्याल से आप दोनों शनाया के लिए अपनी लाइफ में थोड़ा समय तो निकाल ही सकते हैं और उसमें उसके साथ कुछ एक्टिविटीज कीजिए जो उसे पसंद हो। आई थिंक आप सही कह रहे हैं मैम। आप उनके साथ मूवी पर जाइए, शॉपिंग पर जाइए, जो जो एक्टिविटीज उसे पसंद है वो कीजिए। 24 घंटे के लिए ना सही, लेकिन दिन में कम से कम 1 घंटा तो उसके लिए निकाल ही सकते हो ना। फिर घर जाने के बाद वो दोनों शनाया को समझाने लगते हैं। देखो शनाया, तुम्हारी मम्मा और मैं अलग हुए हैं, लेकिन हम दोनों नहीं। मैं तुम्हारी मम्मा का हस्बैंड नहीं रहा, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा पॉप्स हूँ। अरे तुम मुझे बस एक फोन कॉल करो, मैं तुम्हारे लिए झट से हाजिर रहूंगा। ओ शनाया बेटा, मुझे पता है कि ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन हम दोनों हैं ना तुम्हारे पास, हमेशा तुम्हारे साथ है। तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो रही हो? पॉप्स, मम्मा, आई नो कि आप दोनों हो मेरे पास, लेकिन आप दोनों पहले जैसे नहीं रहे और इसी बात का मुझे गम है। पहले जैसे नहीं रहे तो क्या हुआ? हम पहले जैसे एक्टिविटीज तो कर ही सकते हैं ना। और अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं, तुम और तुम्हारी मम्मा अब से हर हफ्ते कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे और मैं तुमसे हर 2 दिन में मिलने आया करूंगा। ठीक है ना? ठीक है पॉप्स, लव यू। लव यू टू बेटा। फिर अगले दिन, अंगद, शनाया कैसी है अब? ठीक है वो, मैंने उसे समझाया है। ग्रेट, तो फिर चलो आज हम दोनों एक साथ मंदिर जाएंगे। मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस करके भी रख दिए हैं, तुम्हें बस जाकर चेंज करना है। कल हम दोनों साथ में वक्त नहीं बिता पाए, इसीलिए आज मंदिर जाने के बाद हम दोनों मेले में भी जाएंगे। आज मेरा कुछ और प्लान है। मैं शनाया और प्रीति के साथ बाहर जाने वाला हूँ, क्योंकि शनाया की प्रिंसिपल ने कहा है वो दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं है और मेरे जाने के बाद उसे अच्छा लगेगा। इसीलिए काजल, आई एम सॉरी, हम दोनों फिर कभी चलेंगे। पर अंगद फिर से काजल को अकेले छोड़कर चला जाता है।
और काजल को काफी बुरा लगता है। फिर जब वो अपनी फ्रेंड निकिता से मिलती है तभी उसे रोना ही आ जाता है। काजल, संभाल अपने आप को। निकिता, आई नो कि अंगद जिम्मेदारियों में और रिश्तों में बंधा हुआ है, लेकिन क्या वो मेरे लिए थोड़ा समय भी नहीं निकाल सकता क्या? मैं उतनी समझदार हूँ और मुझे पता है कि शनाया को इस वक्त उसके पापा की बहुत जरूरत है, पर अब मैं क्या करूँ? वो मुझे ऐसे छोड़कर चला गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं काजल? तुम दोनों की शादी ऐसे हालातों में हुई है कि ये सब तो होना ही था। अब तुझे जो है वैसे ही स्वीकारना होगा, क्योंकि वो अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकता। अब प्रीति और अंगद दोनों साथ मिलकर शनाया के लिए टाइम निकालते हैं। वही रोमी को भी एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलती है। समय के साथ साथ वो प्रीति का मेकअप का बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगता है और वो अपना खुद का मेकअप स्टूडियो भी खोलती है। कहा था ना मैंने बेटा, हिम्मत मत हारना। आज आखिरकार तुमने अपने पिता का नाम रोशन कर ही दिया। थैंक यू पापा जी, लेकिन ये सब आपके आशीर्वाद और आपके सपोर्ट के कारण ही हुआ है। मैं तो डिवोर्स के बाद टूटकर बिखर जाती, लेकिन आपने मुझे हौसला दिया और मोटिवेट किया। फिर काजल ऑफिस में काम करते समय 2 मिनट निकालकर अंगद को कॉल करती है। हाय अंगद, तुमने खाना खाया कि नहीं? और कैसा जा रहा है तुम्हारा आज का दिन? अरे काजल, मैं ना बहुत बिजी हूँ आज। बैक टू बैक मीटिंग और प्रेजेंटेशन है। मैं काम खत्म करके तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है ना? बाय। अरे लेकिन यहाँ पर तो मैं भी बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसे कॉल किया। जब देखो तो बिजी रहता है और जब भी फ्री हो जाता है तो अपनी फैमिली के पास चला जाता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। हर बार मैं ही समझ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत दुख होता है। काजल इस बार भी अपने आप को समझाकर अंगद के इस बर्ताव को नजरअंदाज करती है और उसे कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन शादी को 2 महीने पूरे होने की खुशी में काजल घर में ही कैंडल लाइट डिनर का सेटअप करती है। अरे वाह काजल, क्या बात है! मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी डेकोरेटर भी हो। थैंक यू सो मच अंगद। हैप्पी 2 मंथ एनिवर्सरी। हैप्पी 2 मंथ एनिवर्सरी स्वीट हार्ट। और अंगद, आज मैंने ये सारा खाना खास तुम्हारे लिए घंटों तक सीख कर बनाया है। आई होप तुम्हें ये सब पसंद आए। नो डाउट काजल, मुझे ये खाना जरूर पसंद आएगा। फिर वो दोनों साथ में वक्त बिता ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से अंगद को शनाया का फोन आता है। पॉप्स, आप जल्दी से घर आइए, मम्मा बेहोश हो गई है। प्लीज पॉप्स, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओह नो बच्चा, तुम घबराओ मत, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। फिर अंगद शनाया के पास चला जाता है और तभी काजल फिर से उदास हो जाती है और लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में ही बैठ जाती है। अब यही है मेरी जिंदगी, इस अंधेरे में। बीपी शूट हो गया है इनका, इन्हें अब आराम की जरूरत है और ये सब काफी भागा दौड़ी के कारण ही हुआ है। ठीक है डॉक्टर, हम इनका ख्याल रखेंगे। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें इनसे आराम मिलेगा, लेकिन अगले 24 घंटों तक इन्हें अकेला मत छोड़ना। कोई ना कोई तो इनके पास रहना ही चाहिए। ठीक है डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वक्त पर आने के लिए थैंक यू अंगद। लेकिन शनाया बेटा, तुम खुद भी डॉक्टर को बुला सकती थी ना। खामोखा अंगद को परेशान क्यों किया तुमने? नहीं प्रीति, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। और अब तुम मेरी बीवी नहीं रही तो क्या हुआ? अभी भी मेरे बच्चों की माँ हो और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पाप्स, आज रात आप यहीं पर रहिए। रोमी भैया तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं।
और दादाजी भी घर पर नहीं है, इसीलिए आप हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन बेटा, देखो शनाया, अब मैं ठीक हूँ। प्लीज अपने पापा को परेशान मत करो। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो बात बात पर जिद पे अड़ जाओ। नो मम्मा, पॉप्स आज यहीं पर रहेंगे, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मैं रुक जाता हूँ। फिर उस रात अंगद वहीं पर रुकता है और उसके फोन की बैटरी डेड होने के कारण वो काजल को कॉल भी नहीं कर पाता। वही काजल रात भर उसका इंतजार कर करके रोती रहती है। फिर अगली सुबह जब अंगद काजल के पास जाता है, तभी वो उसके साथ बहुत झगड़ती है। मेरा यकीन करो काजल, मेरे फोन की बैटरी सच में डेड हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। यू नो वॉट अंगद, मुझे अब तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे लिए बस अपना परिवार ही इम्पोर्टेंट है। मेरी तुम्हारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। अरे आई अंडरस्टैंड कि तुम एक पिता भी हो, हेमंत अंकल के बेटे हो और प्रीति के एक्स हस्बैंड हो। तुम पर काफी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैनेज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर तो तुम कुछ मैनेज करना ही नहीं चाहते। जब तुम मेरे पास होते हो तभी मेरे होते हो, लेकिन वहां पर जाते ही तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाते हो, जैसे कि मैं कोई नहीं हूं तुम्हारी। ऐसा कुछ भी नहीं है काजल, ऐसा ही है अंगद। ये जो भी हुआ है, इस सब में अगर किसी की बर्बादी हुई है तो वो सिर्फ मेरी हुई है। मैंने तुम्हारे साथ के लिए तुमसे शादी की, लेकिन ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें साथ तो क्या, कम से कम सामने वाला अपना थोड़ा वक्त भी ना दे सके। आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है अंगद। लेकिन काजल, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे समझने की कोशिश तो करो। काजल उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अब वो अंगद से बहुत कम ही बात करती है। इसीलिए 2 दिन बाद अंगद उसके लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स लेकर आता है और कान पकड़कर उससे माफी मांगता है। आई एम सॉरी काजल, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम कहो तो मैं उठक बैठक भी कर दूं 100 बार। देखो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स भी लाए हैं, अब तो मान जाओ यार। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें वक्त दूंगा और बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्लीज काजल, प्लीज मुझसे बात करो। ठीक है अंगद, लेकिन अभी मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हनीमून के लिए हम दोनों पेरिस जाएंगे, वो भी नेक्स्ट वीक। ओके मेरी जान, डन। फिर काजल और अंगद हनीमून पर जाते हैं और वहां से आने के कुछ ही दिनों बाद काजल अंगद को अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है। क्या? वाह काजल, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ अंगद, मैं भी बहुत खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे माँ बनने की खुशी देने के लिए। एंड थैंक्स टू यू काजल, मुझे फिर से एक पिता बनने की खुशी देने के लिए। लेकिन जब रोमी को पता चलता है, तभी वो घर आए अंगद को खूब सुनाता है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाइए, जाकर अपनी प्रेग्नेंट बीवी को संभालिए। अरे आपको शर्म नहीं आती क्या? हमारे बच्चे पैदा करने की उम्र में आप खुद अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं। छी, अपनी जबान संभालो रोमी, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा तो सारी होशियारी निकल जाएगी। और रोमी, तुम्हें क्या करना है इन सब से? वो अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कर चुके हैं, तो तुम उन सब के बारे में क्यों सोच रहे हो? खुद की लाइफ पर ध्यान दो। इन सब में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मुझे यहाँ पर किसी से बात ही नहीं करनी। सभी लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। रोमी अब गुस्सा होकर चला जाता है और अंगद अब काजल का बहुत ख्याल रखता है। वो उसके लिए घर पर एक नौकर भी रखता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से उसका ध्यान काजल से अपने परिवार की तरफ बंटने लगता है। अंगद, कहाँ पर हो तुम? तुम्हें याद तो है ना, आज हमें चेकअप के लिए जाना है।
हाँ काजल, मुझे याद है, लेकिन आज ऑफिस में इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आज तो मैं बहुत पैक हूँ। इसीलिए तुम चली जाओ, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। अंगद की बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बोलती। और बाद में जब वह फिर से अंगद को कॉल करती है, तभी उसका फोन ही नहीं लगता। इसीलिए वो उसके ऑफिस पर फोन लगाती है। लेकिन मैम, सर तो आज छुट्टी पर है, वो अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हैं। क्या? हाँ मैम, वो अपनी बेटी के साथ बीच पर गए हैं। क्या? इसका मतलब उनके साथ प्रीति भी होगी। फिर काजल रोते रोते अकेले ही चेकअप के लिए चली जाती है। अब वैसे ही अंगद उससे झूठ बोलता रहता है और उसे टाइम ही नहीं देता। इसीलिए वह दुखी होकर अंत में अपना अबॉर्शन करा लेती है और घर आकर अंगद को सब कुछ बताती है। क्या? ये तुमने क्या कर दिया काजल? आर यू मैड? तुम ये अबॉर्शन कैसे करा सकती हो? हमारा बच्चा। ऐसा क्यों किया काजल? क्योंकि तुम झूठ बोलकर अपने परिवार के पास जाते हो। टाइम होकर भी मुझे टाइम नहीं देते। अरे बस थोड़ी सी फिक्र कर लेते मेरी, थोड़ा टाइम दे देते मुझे। लेकिन नहीं, तुमने ही मुझे ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया है अंगद। अरे तुम आज ही मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, तो कल को हमारे बच्चे को क्या खाक टाइम दे पाओगे? आई एम रियली सॉरी काजल, लेकिन तुम्हें दुख ना हो, इसीलिए बार बार घर जाने के बारे में और इस ट्रिप के बारे में छुपाया। लेकिन प्लीज काजल, मुझे गलत मत समझो, प्लीज मुझे समझ कर लो। हमेशा से सबको बस मैं ही समझती आई हूँ अंगद, लेकिन अब और नहीं। हम दोनों एक होकर भी एक नहीं हो पाए। मैं हमेशा तुम्हारी राह देखती रही, लेकिन तुम कभी नहीं आए अंगद, कभी नहीं। इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। हाँ अंगद, मैं वापस विदेश जा रही हूँ। मैंने वापस विदेश जाने का फैसला लिया है और आज मेरी फ्लाइट भी है। मैं फिर से वहां पर शिफ्ट हो रही हूँ। क्या? नहीं काजल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ काजल। तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो अंगद। तुमने बस अपना और अपने परिवार के बारे में ही सोचा, लेकिन मेरी फीलिंग्स को बस मजाक बनाकर रख दिया। इसलिए अब मैं जा रही हूँ, सब कुछ छोड़कर। और दोबारा मुझे कॉल मत करना। बाय। काजल, प्लीज काजल। अंगद काजल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती है और अब अंगद हमेशा हमेशा के लिए अकेला पड़ जाता है।